हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 10 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर लिए थे। आज हम एक नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास हमने कल बात की थी माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम उन्हें यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो बायो कंट्रोल क्या होता है। बायो कंट्रोल में मैंने आपको कल बताया था कि जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने क्या लिया था, इंसेक्ट हमने एग्जाम्पल लिया था, पेस्ट लिया था। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करता है यानी बीमारियों को कॉज करता है, वो चाहे बीमारियां ह्यूमन में कॉज कर रहा हो या क्रॉप में कॉज कर रहा हो। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, वो डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियों को कॉज करते हैं। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये जो पेस्ट होते हैं, इनके नंबर को कम करने के लिए हम कुछ विधियों को अपनाते हैं। तो इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा बायो कंट्रोल। अब बायो कंट्रोल यानी कि जो बायोलॉजिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायो यानी जो लिविंग है और कंट्रोल यानी कि उन्हें कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है, तो इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा बायो कंट्रोल। क्या कर रहे हैं हम बायो कंट्रोल में, ऐसे इंसेक्ट को, ऐसे पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं जो क्या है, जो कि डिजीज कॉज करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था, द नेचुरल मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इंसेक्ट एंड पेस्ट एंड अदर डिजीज कॉजिंग एजेंट यूजिंग देयर नेचुरल बायोलॉजिकल एनिमीज इज कॉल्ड बायो कंट्रोल। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंसेक्ट है, जो पेस्ट है, जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, उन्हें हम कंट्रोल कर रहे हैं कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो इंसेक्ट और जो पेस्ट है उसे हम अन्य जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कैसे हैं ये भी बायोलॉजिकल है, यानी ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने कहा बायो कंट्रोल। यानी कि उन पैथोजन को, उन इंसेक्ट को या फिर पेस्ट को कंट्रोल करने की विधि को हमने कहा बायो कंट्रोल। और जो इन्हें कंट्रोल करते हैं उन्हें हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। यानी आप पढ़ेंगे द एजेंट which are employed for this called biocontrol agent। कि क्या कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट, किन्हें हम कहते हैं, जो कि उन माइक्रोब्स को या फिर उन इंसेक्ट को या फिर उन पेस्ट को कंट्रोल करते हैं जो बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, हमने कहा था माइक्रोब्स आर वन ऑफ देम। यानी कि ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं, जो एज अ बायो कंट्रोल हम यूज करते हैं, उनमें से माइक्रोब भी होते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से जो माइक्रोब होते हैं वो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। इसमें आप सबसे पहले हमारे पास दो नाम आते हैं, लेडी बर्ड का नाम और ड्रैगन फ्लाई का नाम। हमने कल देखा था, इमेज में देखा था, जो रेड कलर की आपको दिख रही है ये क्या है, लेडी बर्ड है, और जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई है। तो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यहाँ पे यूज हुए हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो लेडी बर्ड होती है वो एफिड्स को खाती है। यानी एफिड्स को क्या करेगी, एफिड्स के नंबर को कंट्रोल करती है, क्योंकि एफिड्स क्या करते हैं, बहुत सारी फसलों को खराब कर देते हैं। तो लेडी बर्ड किसे कंज्यूम करती है, लेडी बर्ड करती है एफिड्स को कंज्यूम। और जो ड्रैगन होता है, ड्रैगन फ्लाई होता है, वो किसे कंज्यूम, वो किसे खाता है, वो मॉस्किटो को खाता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ये क्या है, ये माइक्रोब्स नहीं है पर आपको बताया गया है, यहाँ पे इन दोनों का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि लेडी बर्ड किसे खाता है और ड्रैगन फ्लाई किसे खाता है। तो आप पढ़ेंगे लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर टू कॉमन इंसेक्ट विच आर एम्प्लॉयड टू इरेडिकेट एफिड्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। क्या किया गया, जो लेडी बर्ड होता है और ड्रैगन फ्लाई होता है, कॉमन क्या है, ये कॉमन इंसेक्ट है। और लेडी बर्ड किसे खाएगा, एफिड्स को खाएगा, एफिड्स के नंबर को कम करेगा। और ड्रैगन फ्लाई किसे खाएगा, मॉस्किटो को खाएगा और उसके नंबर को कम करेगा। कि यहाँ पे इंसेक्ट के अलावा कुछ माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं जिन्हें हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जाना कि बायो कंट्रोल क्या है। हमने देखा कि कुछ अगर आप साधारण भाषा में कहें, कुछ कीड़े हो सकते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं या कुछ पेस्ट हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं।
वो चाहे ह्यूमन बींग्स के लिए हो या फसलों के लिए हो या अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं, हानिकारक होते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, बीमारियों को कॉज करते हैं, बीमारियाँ वहाँ पे लाते हैं। तो जब इनकी जैसे अगर हम फसलों का यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कोई फसल है और उस फसल को कोई कीड़ा पूरा खराब कर रहा है, तो उस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं जो कि जीवित होते हैं। यानी कि हमने अगर हम लेडी बर्ड का ही यहाँ पे एग्जाम्पल देखें या ड्रैगन फ्लाई का ही यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, तो ये क्या करते हैं, ये इन कीड़ों को खाते हैं और इन कीड़ों को खा के इनके नंबर को कम करते हैं। जैसे ही इनका नंबर कम होता है तो फसलों को हम बचा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कीड़े हो रहे हैं, कीड़ों का जो नंबर कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, कीड़ों के नंबर की कंट्रोल, कीड़ों के नंबर को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस होती है, हमने कहा बायो कंट्रोल हम कर रहे हैं। यानी कि उन्हें हम कंट्रोल कर रहे हैं, उस इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर जो हमने कीड़े कहा था हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। और जो कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर लेडी बर्ड एफिड्स को खा रही है या ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को खा रहा है, तो ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे क्या हो गया, बायो कंट्रोल एजेंट हो गया, क्योंकि जो ड्रैगन फ्लाई है ये मॉस्किटो यानी मच्छर के नंबर को कम यहाँ पे कर रहा है। तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पे इंसेक्ट के अलावा भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिसे कि हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, दीज माइक्रोब्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोन। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हम यूज करते हैं, फंजाई को भी करते हैं, वायरस को भी करते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, प्रोटोजोन्स को भी हम क्या करते हैं, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, माइक्रोब्स एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट इन 3 वेज। यानी कि जो माइक्रोब्स होता है वो यहाँ पे 3 तरीके से, जो पेस्ट, यहाँ पे जो इंसेक्ट है या फिर जो पेस्ट है, जो हानिकारक जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे 3 तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, उस 3 तरीके से उस पर वर्क करेगा और उससे क्या करेगा, किल करेगा या उसके नंबर को कम करेगा। तो सबसे पहले ये तो क्या करेगा, आइदर दे कॉज डिजीज, या तो ये क्या करेगा, उनमें कोई बीमारियां फैला देगा, ये माइक्रोब क्या करेगा, बीमारियां फैला देगा, किसमें, उस पेस्ट में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, माइक्रोब्स क्या करते हैं, या तो माइक्रोब्स किस प्रकार से ये जो डिजीज कॉजिंग जो पेस्ट होते हैं, डिजीज कॉजिंग पेस्ट क्या हुए कि जो बीमारियों के लिए उत्तरदायी जो माइक्रोब्स होंगे या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ इंसेक्ट भी क्या करते हैं, बीमारियों को कॉज कर सकते हैं, कुछ पेस्ट भी यहाँ पे डिजीज को कॉज कर सकते हैं। तो क्या करेगा, जो माइक्रोब्स होगा जिसे हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो क्या करेगा, या तो उन पेस्ट में बीमारियों को कॉज कर देगा, यानी कि पेस्ट में क्या कर देगा, ये बीमारियों को डेवलप कर देगा। अब जैसे ही पेस्ट में बीमारियां होंगी, जो पेस्ट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। या फिर ये क्या करेंगे, कम्प्लीटली उन्हें किल कर देंगे, यानी कम्प्लीटली उन्हें मार देंगे। जब मार देंगे तो खुद ब खुद इनका जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखेंगे एक एक करके, हम एग्जाम्पल लेंगे कि कौन कौन से जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस प्रकार से बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है, हम पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी हैज एक्सटेंडेड वाइडली एंड हैज डेवलप्ड मैनी बायो कंट्रोल एजेंट। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हुआ है, बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट का डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट को यहाँ पे निकाला गया है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है बैसिलस थ्यूरीजिनेसिस। हमारे पास एग्जाम्पल क्या आया, बैसिलस थ्यूरीजिनेसिस आया, जिसे हमने कल बीटी कहा था। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को हमने क्या कहा, बीटी कहा। आप देखेंगे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस विच इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज बीटी, यानी आप शॉर्ट में इसे बीटी भी कह सकते हैं, इज अ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। अब ये क्या है, बीटी क्या है, एक माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट है। अब आपके पास एग्जाम्पल आ गया है कि जो बायो कंट्रोल एजेंट है उसका एग्जाम्पल क्या आया हमारे पास, उसका एग्जाम्पल हमारे पास बीटी आया, एक बैक्टीरिया आया। उसके बाद हमने क्या देखा कि कल हमने बात की थी कि जो बीटी होता है, यानी कि जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस होता है, उसमें क्या आता है, एक जीन होता है, और उस जीन को हमने क्या कहा था, क्राइजीन कहा था। हमने कहा ये बीटी है, बीटी में क्या है, बीटी में एक क्राइजीन होता है, और क्राइजीन से क्या निकलता है, क्राई प्रोटीन यहाँ पे निकलता है। अब ये क्राई प्रोटीन कैसा है, मैंने आपको बताया था, ये जो क्राई प्रोटीन होता है ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक यानी कि ये क्या होता है, जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। तो क्या हुआ, बीटी में क्या हुआ, क्राइजीन प्रेजेंट था, क्राइजीन। अब
जब बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बायोटेक्नोलॉजी में देख रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से बीटी का बायोटेक्नोलॉजी ने यूज किया। तो बीटी का क्या किया, ये जो क्राइजीन था, क्राइजीन का जो पीस था उसे कट करके क्या कर दिया गया, क्राइजीन के पीस को कट करके प्लांट में डाल दिया गया, पौधे में डाल दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही किसी वॉर्म ने उसे खाया, जैसे कि हम कोई भी वॉर्म ले लेते हैं, तो जैसे ही किसी वॉर्म ने उसे खाया, या बॉल वॉर्म का हम एग्जांपल ले लेंगे कि बॉल वॉर्म ने उसे खाया, या हाउस फ्लाई ने उसे खाया, या फिर किसी बीटल ने उसे खाया, तो क्या हुआ, जैसे ही इन चीज़ों ने जो बॉल वॉर्म था, बॉल वॉर्म ने प्लांट को खाया, ये जो क्राइजीन था, क्राइजीन क्या हुआ, क्राइजीन उसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक में चला गया, क्योंकि जो भी वो खाएगा वो उसके स्टमक में जाएगा बॉलवर्म के। जैसे ही बॉलवर्म के स्टमक में क्राइजीन गया, तो क्राइजीन ने जो क्राई प्रोटीन था, वो क्राई प्रोटीन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। क्राई प्रोटीन कैसा था, जब ये बीटी में था, जब ये बीटी के अंदर था, तो जो क्राई प्रोटीन था वो इनएक्टिव था, एक्टिव नहीं था, यानी कि वो वहाँ पे वर्किंग नहीं था, वो इनएक्टिव था। जैसे ही वो बॉलवर्म के स्टमक में गया, जो क्राई प्रोटीन था वो एक्टिव हो गया। जैसे ही एक्टिव हो गया, उसने क्या कर दिया, अपना जो टॉक्सिक वहाँ पे जो नेचर था वो दिखा दिया। टॉक्सिक यानी वो जहरीला जो उसका नेचर था, उसने वहाँ पे क्या कर दिया, वो जो टॉक्सिन रिलीज किया, और जो बॉलवर्म था वो मर गया। तो ऐसे करके क्या हुआ कि जो जिस प्लांट को क्या बॉलवर्म खा रहे थे, जिस प्लांट को, जिस पौधे को बॉलवर्म खाकर बर्बाद कर रहे थे, उसे प्लांट को बचाने के लिए क्या किया गया, वहाँ पे बीटी के एक जो जीन था उसे क्या कर दिया गया, प्लांट में डाल दिया गया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही किसी कीड़े ने उसे खाया, कीड़े के जो स्टमक में या डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या गया, क्राइजीन गया या क्राई प्रोटीन गया, क्राई प्रोटीन एक्टिव हुआ, उसने टॉक्सिन रिलीज किया, और वहाँ पे उस कीड़े की क्या हो गई, मौत हो गई, और प्लांट क्या हो गया, हमें सेफ मिल गया। ये क्या हो रहा है, ये बायो कंट्रोल हम इसे कहते हैं। यहाँ पे हमने बॉल वर्म का एग्जाम्पल लिया, तो बॉल वर्म क्या था, बॉल वर्म वहाँ पे क्या था, जो उसे जो पेस्ट था, पेस्ट यानी कि जो पौधे को खा रहा था, पेस्ट यानी वो पौधे पे आश्रित था अपने भोजन के लिए, और वो पौधे को क्या कर रहा था, वहाँ पे बर्बाद कर रहा था। अब बॉलवर्म को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हमने क्या कहा, बायो कंट्रोल कहा, क्योंकि बॉलवर्म क्या है, कीड़ा है, लिविंग है, तो उसे कंट्रोल करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हमने क्या यहाँ पे क्या कहा, उसे ही हमने कहा बायो कंट्रोल। अब बॉलवर्म को कौन कंट्रोल कर रहा है, इस कीड़े को कौन कंट्रोल कर रहा है, बीटी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो बीटी क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है। तो यहाँ पे आप अब समझ गए होंगे कि बायो कंट्रोल क्या होता है, बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं। तो ये तो बात थी किसकी, ये बात थी बायोटेक्नोलॉजी की। बट हमें सिंपली यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ यहाँ पे कि जो जीन था, जीन को पहले कट किया गया, फिर प्लांट में उसे इंसर्ट कर दिया गया। तो ये लंबी प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे सिंपली क्या किया जाता है, यहाँ पे जीन का को यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे क्या कर दिया गया कि आप देखेंगे, spraying the solution of Bt made of spores on a plant will kill the butterfly caterpillars. The spores that are ingested release toxin in the gut of the larva and kill them. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बीटी का क्या हो रहा है, ये बीटी का एक सॉल्यूशन, एक घोल बनाया जा रहा है। जो बीटी होता है वो मार्केट में अवेलेबल होता है, पैकेट में अवेलेबल होता है। इसका क्या किया जाता है, घोल बनाया जाता है, घोल बना के इसे स्प्रे कर दिया जाता है। कहाँ पे, प्लांट में इसे स्प्रे कर देते हैं। अब आपने देखा होगा, जब भी आपने खेती करते हुए देखा होगा, जो किसान होते हैं तो वो स्प्रे करते रहते हैं, जो भी उन्हें अपने खेतों में डालना होता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्प्रे था, बीटी का जो सॉल्यूशन था, उस स्प्रे को प्लांट में डाल दिया। जब उसने स्प्रे को प्लांट में डाला, तो ये जो क्राई प्रोटीन था वो भी वहाँ पे क्या आ गया, वो भी वहाँ पे छिड़क दिया गया है। उसके बाद क्या आता है, जैसे ही किसी बटरफ्लाई ने या फिर किसी कैटरपिलर ने उस प्लांट को खाया, वैसे ही क्या होता है, जो क्राई प्रोटीन होता है उसके गट में जाता है, यानी कि उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा। जब गट में जाएगा तो क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिन रिलीज करता है, और क्या कर देता है, फिर जो बटरफ्लाई होती है, जो कैटरपिलर्स होता है, या जो बॉलवर्म होता है, वो क्या होता है, वो मर जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से जो बीटी है वो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो बीटी है, ये किस किस पे अटैक करेगा, ये बीटल पे करेगा, हाउस फ्लाई पे करेगा, बॉलवर्म पे करेगा, बटरफ्लाई पे करेगा, कैटरपिलर्स पे करेगा। ये जो सारे ही जो पेस्ट हैं, इन पे ये क्या करेगा, इन पे ये वर्क करेगा। चलिए, अभी तो बात की हमने कि बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया ने किस प्रकार से यहाँ पे पेस्ट को कंट्रोल किया।
अब हम बात करेंगे कि जो फंजाई के ग्रुप से कौन सा ऐसा फंजाई है जो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे फंगस लाइक ट्राइकोडर्मा एंड बैक्यूलोवायरस। तो हमारे पास कितने यहाँ पे एग्जाम्पल आए हैं, हमारे पास दो आए हैं, ट्राइकोडर्मा आया है और बैक्यूलोवायरस आया है ऑफ इनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। यहाँ पे आपको नाम दिया गया है किसका, बैक्यूलोवायरस है, उसका उसके जीनस का नाम दिया गया है, क्या है, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। तो यहाँ पे आपको क्या नाम याद रखना है, एक तो ये याद रखना है, सेकंड आपको ये याद रखना है बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस के जीनस का आपको नाम दिया गया है, ये भी आपको नाम याद रखना है। आर सम अदर माइक्रोबियल biocontrol agent. These agents are specific in nature and this along with the cost limit their use. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंगस का हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ट्राइकोडर्मा का यहाँ पे एग्जाम्पल है। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा है, ये जो ट्राइकोडर्मा है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है, प्लांट की रूट है और उसके प्लांट की जो जड़ें होती हैं और जड़ों के आसपास की जो मिट्टी होती है वहाँ पे क्या होता है, ट्राइकोडर्मा वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है कि इसका प्लांट से कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि जो प्लांट की जो जड़ें होती हैं उससे कोई भी उसका रिलेशन नहीं है, पर ये क्या करता है कि वहाँ पे जो और जो पैथोजन होते हैं, जो जड़ के आसपास और जो पैथोजन होते हैं, ये उन्हें किल कर देता है और इस प्रकार से ये क्या करता है, जो प्लांट होता है, प्लांट को ये प्रोटेक्शन देता है, यानी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वहाँ पे और अगर पैथोजन होंगे तो पैथोजन क्या करेंगे, जो प्लांट की जो जड़ें होंगी उसे क्या करेंगे, हार्म पहुंचाएंगे, यानी उसे हानि पहुंचाएंगे, जो प्लांट्स की जड़ों को हानि पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा क्या करता है कि ये सॉइल में प्रेजेंट होता है और जो पैथोजन होते हैं, यानी जो प्लांट के जड़ों के आसपास जितने भी पैथोजन होते हैं, सारे ही पैथोजन को क्या करता है, ये किल कर देता है और इस प्रकार से ये क्या करेगा, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये किसके बारे में हमने देखा, ये हमने देखा ट्राइकोडर्मा के बारे में। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैक्यूलोवायरस। अभी तक हमने ट्राइकोडर्मा के बारे में देखा, अब हम देखेंगे बैक्यूलोवायरस के बारे में। तो बैक्यूलोवायरस में आपको क्या नाम याद रखना है, इसका एक तो बैक्यूलोवायरस से इसका नाम याद रखना है और जीनस का आपको नाम याद रखना है, वो है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो बैक्यूलो वायरस होते हैं ये स्पेसिफिक जो पैथोजन होते हैं उन पे कार्य करते हैं, यानी कि ये कुछ ही जो पैथोजन होते हैं उन्हें किल करते हैं। यहाँ पे ये बर्ड को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ह्यूमन को भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो हमारे पास कितने यहाँ पे ट्राइकोडर्मा है और बैक्यूलो वायरसेस आए। तो जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बीटी के बारे में बताया, तो मैंने आपको बताया कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होता है वहाँ पे कि जो बीटी का जो क्राई प्रोटीन होता है, जो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, उसे प्लांट में डाल दिया जाता है। जब प्लांट में डाल दिया जाता है तो कोई भी जो बटरफ्लाई हो गया या कैटरपिलर्स हो गया, जब उसे खाते हैं तो वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो अगर हम प्लांट को हम खाएं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर फसलों के बारे में बात कर रहे हैं और फसलों में हमने क्या कर दिया, बीटी का छिड़काव कर दिया। जब बीटी का छिड़काव किया तो वहाँ पे जो बटरफ्लाई थी, यानी जो तितलियाँ थी, जो और भी जो कीड़े थे जो उसे जो फसल को बर्बाद कर रहे थे, वो वहाँ पे पूरे मर जाते हैं। उसके बाद अगर हम उस प्लांट के जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उत्पाद है उस पौधे का, अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो क्या हम पे भी इसका फर्क होता है, क्या हमारी भी डेथ हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो क्राई प्रोटीन होता है इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है, यानी कि ये क्या करेगा, ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट को ही किल करेगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये ह्यूमन बॉडी में के डाइजेस्टिव ट्रैक में जाए और उसके गट में जाए और उसे वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज करे। अगर ये टॉक्सिन रिलीज करेगा भी तो ये जो टॉक्सिन होगा यहाँ पे, ये इसकी जो कैपेसिटी होगी वो बहुत क्या होगी, बहुत माइन्यूट होगी, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। सेम यहाँ पे और भी जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे, जो भी बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम यूज़ करेंगे, ये सारे ऐसे ही होंगे कि इनकी जो कैपेसिटी होगी वो सिर्फ कहाँ तक होगी, जो पेस्ट होंगे, यानी कि जो छोटे जो एनिमल्स कहिए या फिर पेस्ट कहिए या इंसेक्ट कहिए, उन्हीं के लिए क्या होगा, उन्हीं के लिए असरदार होगा। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर सकते हैं।
ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये क्या है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो अब हम देखेंगे जो माइक्रोब्स होते हैं वो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में हम जानेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स से पहले हम फर्टिलाइजर्स के बारे में जानेंगे। जो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि मिट्टी में जो फर्टिलिटी जो होती है उसे इंक्रीज करते हैं। फर्टिलिटी को मैंने क्या कहा है, उर्वरक क्षमता या उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता यानी कि उसमें जो भी क्रॉप हम, जो भी फसल हम उगा रहे हैं, उस फसल को उत्पादन करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, उर्वरक क्षमता कहते हैं। यानी कि मिट्टी में अधिक से अधिक पैदावार हो, अधिक से अधिक फसल उगे, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये तो क्या था, फर्टिलाइजर्स के बारे में था। क्यों यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ानी है, हमें मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। क्यों हम उर्वरक क्षमता क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें अधिक उत्पादन चाहिए। जो भी फसल है, फसल से हमें क्या चाहिए, अधिक उत्पादन यहाँ पे चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है, अब ये तो था फर्टिलाइजर्स के बारे में। नेक्स्ट आता है बायो फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल फर्टिलाइजर्स होते हैं, नॉर्मल फर्टिलाइजर्स, सेकेंड होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। तो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स में आपने देखा होगा, आपने एनपीके के बारे में पढ़ा होगा। क्या है एनपीके, एनपीके एन से है नाइट्रोजन, पी से है फास्फोरस और के से है पोटेशियम। क्या है ये है कि जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स है, ये नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं। अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर्स की, तो यहाँ पे बायो यानी कि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वो जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे होंगे। यानी कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होंगे, यहाँ पे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स होंगे जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा रहे होंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। अभी तक हमने क्या बात की, हमने कहा फर्टिलाइजर्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। उर्वरक क्षमता को क्यों बढ़ाया जा रहा है, उर्वरक क्षमता क्या होती है, किसी भी मिट्टी में फसल की जो उपजाऊ क्षमता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, उर्वरक क्षमता कहते हैं। यानी कि मिट्टी में अधिक से अधिक पैदावार हो, अधिक से अधिक जो फसल का क्या हो, फसल उगे वहाँ पे, उसके लिए फर्टिलाइजर्स का यूज हम कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिसमें हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात की थी। लेकिन हम बात करेंगे कि जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स का यूज किया जा रहा है, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा बायो फर्टिलाइजर्स। तो जब आप बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं, आपने पढ़ा बायो फर्टिलाइजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ऐड टू अ न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। हमने यहाँ पे क्या देखा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी में कुछ न्यूट्रिएंट को ऐड कर देते हैं, यानी कुछ पोषक तत्वों को वहाँ पे बढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़े और वहाँ पे जो फसल का जो प्रोडक्शन है वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो। नेक्स्ट आप देखेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी आर सम ऑफ द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई और कुछ एल्गी ऐसे माइक्रोब्स हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी कुछ क्लासिफिकेशन है। हमने उन्हें क्या करते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन के बेस पे यहाँ पे डिवाइड किया है। किस बेसिस पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास आता है फ्री लिविंग। अब फ्री लिविंग कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब आगे आप पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आप क्या देखते हैं कि जो दो जीव होते हैं, दो जीव एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। अपने क्या होता है कि जो दोनों की जो नीड होती है, जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता के आधार पर वो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। इसी को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो एक तो हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बट ये क्या है, जो फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि इनका किसी भी प्लांट्स के साथ या किसी अन्य जो ऑर्गेनिज्म के साथ कोई भी यहाँ पे क्या है, रिलेशन नहीं होगा, ये फ्री लिविंग होंगे। कौन कौन आते हैं इसमें, तो इनका नाम क्या होता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये क्या है, कैसे, ये क्या है, पहले तो बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे आ गया है। इन माइक्रोब्स में क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे। कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे, यानी इनका किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, चाहे कोई माइक्रोब हो चाहे कोई प्लांट हो। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं।
तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ते आ रहे हो, आपने देखा कि N2 की फॉर्म में जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जिसे क्या आता है NH3 और NH2 में परिवर्तित किया जाता है, और तब जो प्लांट होते हैं उस जो नाइट्रोजन को यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, यानी कि N2 से क्या हो रहा है, NH3 हो रहा है और NH2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग हम इसे कहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है, ये बैक्टीरिया और फ्री लिविंग है, यानी इसका किसी के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं होगा। एसोसिएशन क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। अब उनकी आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, कि एक ए और बी दो हैं, ए को क्या चाहिए, खाना चाहिए, तो ए क्या कर रहा है, बी से अपना खाना ले रहा है, और बी को प्रोटेक्शन चाहिए, और बी क्या रहा है, बी को ए प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे पे आश्रित हैं अपनी आवश्यकताओं के आधार पर। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारे पास आए हैं, कैसे हैं, फ्री लिविंग है। क्या क्या इनके एग्जाम्पल हैं, इनका एग्जाम्पल दो आते हैं, एक तो आता है एजोटोबैक्टर और दूसरा आता है रोडोस्पाइरलम। ये दोनों क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन हमारे पास क्या आता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब क्या आ रहा है, अभी भी हमारे पास बैक्टीरिया है, पर कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, और कैसे हैं, फ्री लिविंग है। एग्जाम्पल क्या है इनके, एग्जाम्पल इनके एनाबीना है और नॉस्टॉक है। थर्ड हमारे पास आया लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक एजोस्पाइरलम। और लास्ट हमारे पास आया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। आपके पास क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के जो एग्जाम्पल हैं, राइजोबियम और फ्रैंकिया आया। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा, फर्टिलाइजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो नॉर्मल होते हैं, एक होते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपने पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो बायो फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन आपने नोट करनी है, और उसके बाद आपने देखना है कि जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे आपने नोट करना है। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं कि कौन कौन से जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहे हैं या फिर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, राइजोबियम आता है। अब राइजोबियम किस कैटेगरी में हमने देखा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी सहजीवी रिश्ता बनाए रखता है ये। तो हम पढ़ेंगे दे फॉर्म रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट एंड फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। क्या करते हैं ये कहाँ पे रहेंगे, ये जो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनके नोड्यूल्स में रहते हैं, क्योंकि आप ये स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने नाइट्रोजन साइकिल में इन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है कि जो राइजोबियम होगा वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ क्या होगा। अब इसका जो रिलेशनशिप है ये लेग्यूमिनस प्लांट के साथ है। किस प्रकार का रिलेशनशिप है, राइजोबियम क्या करेगा, राइजोबियम जो फूड होगा, जो खाना होगा, प्लांट उसे खाना देता है, और ये प्लांट को क्या देगा, ये जो एटमॉस्फेरिक यहाँ पे नाइट्रोजन होती है इसे ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्लांट को यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो राइजोबियम है और जो प्लांट है ये एक दूसरे पे आश्रित हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। इसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, या फिर सहजीवी जो रिश्ता होता है यहाँ पे दोनों के बीच यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे राइजोबियम also has no negative effect on soil quality and improve the quality, nutrient content and growth of the plant। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम के कोई भी नेगेटिव यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, यानी नकारात्मक प्रभाव नहीं होते हैं सॉइल के लिए। और ये क्या करता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट को ऐड करेगा, यानी पोषक तत्वों को ऐड करता है, और प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कराता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इसी फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को यूज करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, हमारे पास आया राइजोबियम। राइजोबियम की जो हमने कैटेगरी डिवाइड की थी, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में आएगा राइजोबियम। किसके साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि सहजीवी रिश्ता किसके साथ है इसका, जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनके साथ रहता है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है एजोटोबैक्टर।
तो एजोटोबैक्टर में आप देखेंगे दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब क्या है, ये किस कैटेगरी में आएगा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में आएगा। फ्री लिविंग है यानी कि यहाँ पे कोई भी एसोसिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देखेंगे फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ अपलैंड क्रॉप्स, these not only fix nitrogen but also provide a certain antibiotics and growth substance to the plant। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ना सिर्फ ये क्या करते हैं, ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स ही नहीं करते हैं बल्कि कुछ एंटीबायोटिक्स भी देंगे और ग्रोथ सब्सटेंस भी रिलीज करेंगे, यानी एंटीबायोटिक्स का भी फॉर्मेशन होगा और जो वृद्धि से रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं वो प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। तो एजेटोबैक्टर के यहाँ पे आपको क्या क्या बताया जा रहा है, एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा, दूसरा एंटीबायोटिक्स देगा, तीसरा क्या करेगा, ग्रोथ सब्सटेंस देगा प्लांट को। तो आप दोनों ही बैक्टीरिया को यहाँ पे नोट करेंगे और उनके फंक्शन को भी यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने साइनोबैक्टीरिया भी कहा था। तो हम इसमें पढ़ेंगे दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। क्या आपको बताया गया है, कैसे है ये फ्री लिविंग है और कैसे है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। दो नाम आपके पास आए हैं, एक तो ब्लू ग्रीन को हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। कैसे है ये फ्री लिविंग है, यानी यहाँ पे भी कोई यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी एसोसिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा और क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो आप देखेंगे दैट आर प्रेजेंट ओनली इन वेट एंड मार्शी लैंड। कैसी लैंड में पाए जाते हैं, वेट यानी कि जो गीली जो मिट्टी होती है या फिर आपको दलदली मिट्टी में आपको देखने को मिलते हैं। However, they don't survive in acidic soil। जो एसिडिक सॉइल होती है, जिस मिट्टी में एसिड ज्यादा होता है वहां पे ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। किसकी बात हो रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है, साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही कितने सारे जो माइक्रोब्स है यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। अभी इससे पहले आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, अब क्या देख रहे हैं, जो एल्गी को देख रहे हैं कि एल्गी भी क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रही है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है होता है माइक्रोराइजा। इसमें आप पढ़ेंगे इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ अ प्लांट। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कैसी बैक्टीरिया होती है, यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, किस किस के बीच में, फंजाई के बीच में और प्लांट के रूट के बीच में। तो किस प्रकार से होता है ये, यहाँ पे ये क्या है, ये रूट है, ठीक है, रूट है। और यहाँ पे जो माइक्रोराइजा होता है ये इस प्रकार से, इसके हाइफा यहाँ पे रहते हैं, इस प्रकार से ये रूट के अंदर यहाँ पे रहते हैं और इससे बाहर इस प्रकार से निकले हुए रहते हैं। ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये माइक्रोराइजा है और ये क्या है, ये रूट है, प्लांट की रूट है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे द माइक्रोराइजियल फंगाई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बाइंडिंग द सॉइल टुगेदर एंड इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोब्स। यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉइल की बाइंडिंग को क्या कर रहा है, सॉइल की बाइंडिंग यानी कि जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है, मिट्टी की जो संरचना होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड आप क्या देखेंगे, द फंजाई ड्रॉ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल thereby increasing the plant productivity। क्या कर रहा है, प्लांट को क्या क्या दे रहा है, यहाँ पे ये पानी दे रहा है और न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। एंड ऑल्सो हेल्प्स द प्लांट टू सर्वाइव अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो माइक्रोराइजा में आपको क्या क्या याद रखना है, जो माइक्रोराइजा होता है यहाँ पे कहाँ पे होगा, ये जो प्लांट होगा, प्लांट के रूट के यानी जड़ों के अंदर होता है और जड़ों के अंदर से बाहर को निकला हुआ होता है और बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है। तो यहाँ पे किस किस के बीच में एसोसिएशन हम देख रहे हैं, माइक्रोराइजा के बीच में देख रहे हैं और जो प्लांट है, जो पेड़ है, पेड़ की जड़ों के बीच में, यहाँ पे पेड़ की जड़ और माइक्रोराइजा के बीच में, फंजाई के बीच में ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसे हमने माइक्रोराइजा कहा। यानी इस एसोसिएशन को, यानी फफूंद और पेड़ की जड़ के बीच में जो एसोसिएशन था उसका नाम है माइक्रोराइजा। यहाँ पे फंजाई का नाम नहीं है, यहाँ पे इस एसोसिएशन का नाम है माइक्रोराइजा।
तो क्या होता है कि ये जड़ के यहाँ से जड़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से बाहर निकले हुए होते हैं और बाहर निकल के बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। तो यहाँ पे ये किस प्रकार से एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, फंजाई और जो प्लांट है वो किस प्रकार से एक दूसरे को फायदा देता है। तो यहाँ पे जो फंगस है, ये जो यहाँ पे जो फंगस है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हाइफा निकले होते हैं, ये जो फंगस है, ये फंगस प्लांट को क्या क्या देगी, मिनरल्स देगी और पानी देगी, यानी कि मिनरल्स और पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। और जो प्लांट होगा, प्लांट इस फंजाई को, इस फंगस को क्या देगा, फूड देगा, यानी कि भोजन देगा। तो किस प्रकार से है, जो पौधा है, पौधा क्या कर रहा है, मिनरल्स को ले रहा है, पानी को ले रहा है, और जो फंगस है, फंगस क्या कर रही है, फूड को ले रही है। तो यहाँ पे उस फंगस का क्या नाम है, यानी ये जो फंगस है, ये जो माइकोराइजा को बना रहा है, उस फंगस का क्या नाम है, ग्लोमस है। अब यहाँ पे आपके पास क्या नाम आया, आपके पास नाम आया ग्लोमस, यानी कि फंगस का क्या नाम होगा, ग्लोमस होगा। ग्लोमस और पौधे की जड़ों के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसे हमने क्या कहा, माइकोराइजा कहा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी में कुछ बहुत सारे न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे, और मिट्टी में जब न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे तो मिट्टी में जो भी प्लांट उगेगा, जो भी पेड़ उगेंगे, वहाँ पे क्या होंगे, उनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो माइकोराइजा जो देखने को मिलता है, इस प्रकार का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है, एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है पाइनस। पाइनस के ट्री जहाँ पे भी फंगस नहीं होगा, यानी किसी मिट्टी में अगर फंगस एकदम जीरो है, बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, पाइनस का जो पेड़ है वहाँ पे नहीं उग पाता है। तो ये जो अगर आपको पाइनस कहीं पे उगाना है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फंगस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना इस रिलेशनशिप के, बिना माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है, फंगस और रूट के बीच में जो एसोसिएशन है उसे हमने माइकोराइजा कहा। बिना माइकोराइजा के जो पाइनस का जो ट्री है वो ग्रो नहीं कर पाता है। क्या कर रहा है यहाँ पे, जो फंगस क्या कर रही है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है, पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, और पौधे से क्या ले रही है, पौधे से भोजन यहाँ पे ले रही है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये किस प्रकार से होता है। सो क्लास, ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।